नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। वो भारतीय क्रिकेट टीम जो 2024 के लिए आईपीएल खेलने वाली है और उस टीम को अब तैयार किया जा रहा है। कल वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना पहला मुकाबला टी20 का ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में हार गई। 150 रन का टारगेट बनाना भारतीय टीम के लिए दुष्कर साबित हो गया। अंतिम 5 ओवर में मात्र 37 रन बनाने थे, भारतीय टीम नहीं बना पाई। सिर्फ 6 विकेट ही भारतीय टीम के गिरे हुए थे। उस समय 5-6 विकेट के आसपास भारतीय टीम के पास थे और भारतीय टीम नहीं बना पाई। अब अंतिम के मैच का जब रोमांच आप देखिएगा तो आपको समझ में आया कि भारतीय टीम की कमी कहां नजर आई। शुरू में भारतीय टीम ने जो गड़बड़ी की वो तो अपनी जगह पर है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अंतिम में कहां गड़बड़ी हुई। अंतिम में जब आप देखेंगे तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट था वो 2 विकेट जल्दी जल्दी गिरना। पहला, हार्दिक पांड्या का क्लीन बोल्ड होना जैसन होल्डर के द्वारा। हार्दिक पांड्या के बैट और थाई यानी पैड के बीच में से बॉल निकलकर स्टंप पे लगी और वो क्लीन बोल्ड हो गए। यानी कि बैट का जो संपर्क था वो ठीक से हुआ नहीं और बीच में एक गैप बना जिसके कारण आउट हो गए हार्दिक पांड्या। दूसरा, संजू सैमसन रन आउट हुए। अब ये संजू सैमसन रन आउट कैसे हुए? वहां पर गलती अक्षर पटेल की थी। जब वो उन्होंने एक सिंगल रन के लिए वो जैसे उन्होंने क्लिक किया, मतलब थोड़ा फील्डर की तरफ गया, वैसे ही एक थ्रो आया सीधा संजू सैमसन क्लीन बोल्ड, यानी कि रन आउट हो गए। अब सवाल यह है कि उस स्थिति में 1 रन की जरूरत थी क्या? जिस तरह से नजदीक था वो करना था क्या? यानी कि तालमेल की कमी नजर आ रही थी, क्योंकि सभी प्लेयर्स बाहर से अलग अलग टीमों से आए हुए हैं, अलग अलग फ्रेंचाइजी की तरफ से खेलते हैं, अलग अलग प्रांतों से खेलते हैं, तो उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आई। संजू सैमसन मामले में भी कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आई और भी मामलों में कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आई। मुझे लगता है ये टीम बहुत अच्छी है। जो टीम इस समय आईपीएल जो टी20 की 5 टी20 खेलेगी वेस्ट इंडीज के साथ खेल रही है, वो वन ऑफ द बेस्ट जो टी20 की टीम है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा और टी20 मैचेस और होंगे, वो टीम निखर के आएगी और यही टीम बहुत ही बुरी तरीके से वेस्ट इंडीज को हराएगी, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी पे आप शक नहीं करते थे। कैपेबिलिटी से याद आया, जब तिलक वर्मा को आप देखेंगे तो आपको ये याद आएगा कि तिलक वर्मा में क्या खेलते हैं, वो क्या कैपेबिलिटी है, क्या एबिलिटी है, क्या परफॉर्मेंस देते हैं वो। 20 साल के हैं मात्र तिलक वर्मा, और जब अपने पहला इंटरनेशनल टी20 खेल रहे हो, आते ही 2 छक्के लगाना, वो भी ऐसे बॉलर को जो बेहतरीन बॉलर हो, वेस्ट इंडीज का टॉप क्लास का वर्ल्ड क्लास का बॉलर हो, अल्जारी जोसेफ, जो कि हार्दिक पांड्या की टीम में खेलते हैं गुजरात की तरफ से। उस बॉलर को आते ही अपने दो बॉल से मतलब 2 छक्के लगाना, यानी कि अपना जो खाता है उससे छक्के से तो खोलना, लेकिन उसके बाद भी छक्का लगाना। तो बात करें अगर जो एक राइजिंग स्टार, फ्यूचर स्टार के नाम से इस समय सोशल मीडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस हैं तिलक वर्मा मुंबई इंडियंस के लिए खेलते रहे हैं, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। उनकी काबिलियत, उनकी रेंज इतनी जबरदस्त है कि जब वो टीम डेविड के साथ मुंबई इंडियंस के लिए उतरते थे तो वो देखने ही लायक था। टीम हारने के बाद भी उनकी तारीफ बहुत होती थी, क्योंकि वो बहुत कम बॉल लेते हैं और बहुत परफॉर्मेंस उनका बहुत जबरदस्त होता है। कल भी ऐसा ही नजर आया। जिस तरह से कल तिलक वर्मा खेल रहे थे वो लाजवाब था। उनकी इनिंग को आप ये बोल सकते हैं कि उनकी तरफ से जो खेल दिखाया गया वो एक्सीलेंट था, क्योंकि उस तरह का खेल भारतीय ओपनर द्वारा दिखाना बहुत जरूरी था, लेकिन तिलक वर्मा ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और जिस तरह से उन्होंने 39 रन बनाए वो बहुत ही एक्सीलेंट था। आप देखिए, बॉल उन्होंने मात्र 20-21 बॉल खेली हैं और जिस तरह से वो खेल रहे थे, अगर उन्होंने वो गलती नहीं की होती तो मुझे लग रहा था कि वो शायद अर्धशतक बना के टीम को जिताकर वापस आते। खैर, तो ये दो तीन गलतियां हुई। जैसे तिलक वर्मा आउट हुए, उन्होंने एक अच्छा एक स्टार्ट दिया, मतलब एक जंप दिया अच्छा। उसके बाद हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन फेल हुए, वो उस तरह से सर्वाइव नहीं कर पाए। उसके बाद भी अक्षर पटेल के पास कुछ चांस था तो वो सर्वाइव नहीं कर पाए। सिंगल और डबल लेने की आदत नहीं है भारतीय टीम में। अक्सर देखा गया है कि भारतीय टीम सिंगल नहीं लेती है टी20 में, जिसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। कल के मैच में अगर आपने देखा होगा, 5 ओवर में 37 रन चाहिए थे, वहां पे डबल डबल लेकर भारतीय टीम खेल सकती थी, क्योंकि अक्षर पटेल में वो काबिलियत थी कि वो बीच में चौके छक्के लगा सकते थे। आपने ध्यान दिया होगा कि उसी दौरान अक्षर पटेल ने एक छक्का भी लगाया था। तब उम्मीदें बंधी थी। वो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हैं और अकेले एकमात्र बल्लेबाज थे दिल्ली कैपिटल्स से जो कि ऑलराउंडर थे, लेकिन उसके बाद भी वो बैटिंग में अच्छा परफॉर्मेंस जो आईपीएल 16 में, यानी पिछले आईपीएल में जो 2000 ये वाला जो 2023 का आईपीएल है उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था बैटिंग से। तो कहने का मतलब है कि वो मैच को जिता सकते थे, लेकिन जो रन नहीं लेने की जो एक गड़बड़ी है, हड़बड़ाहट है, वो भारतीय टीम में नजर आई। मैंने बार बार कहा कोऑर्डिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कम नजर आ रहा है।
जैसे जैसे तालमेल बढ़ेगा भारतीय टीम ये बहुत ही मजबूत और बॉन्डिंग के साथ नजर आएगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि सूर्य कुमार यादव पारी को अपने बिल्ड कर रहे थे, 21 बॉल पे 21 रन बनाए थे, जो कि जनरली वो उनके साथ ऐसा होता नहीं है। वो बॉल और रन का अंतर दुगना होता है, यानी कि 19 बॉल है तो 38-37 ऐसे वो रन बनाते हैं। तो कल वो भी ज्यादा चल नहीं पाए, आगे नहीं बढ़ा पाए। संजू सैमसन ने 12 रन खेले, वो रन आउट हो गए, उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ईशान किशन और शुभमन गिल के जो ओपनिंग पेयर है उसने कल बहुत निराश किया। आपको ध्यान होगा कि जैसे ही वेस्टइंडीज की टीम बॉलिंग के लिए आई उसने 150 रन का टारगेट दिया, तो जैसे ही वो बॉलिंग के लिए आई तो उसने सबसे पहले बाद में स्पिन का उपयोग बहुत जल्दी यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन उससे पहले जो फास्ट बॉलिंग थी वो उस चीज को जज कर रही थी जो भारतीय टीम ने पहले बॉलिंग करते हुए किया था, वो था कि बॉल फास्टर बॉलर को यानी कि तेज गेंदबाज को किस तरह की करनी है, पिच को यूज कैसे करना है। उन्होंने पिच को पूरी तरह से यूज किया और उसका जो खामियाजा जो है वो उसका एक जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा जब शुभमन गिल आउट हुए, ईशान किशन आउट हुए। उनके शॉट्स में बहुत ज्यादा कमी थी, शॉट सिलेक्शन सही नहीं था और जिस तरह से शुभमन गिल आउट हुए खासकर उनसे तो बहुत ही निराशा हुई। वो उस तरह के प्लेयर नहीं है, शॉट सिलेक्शन उनका बेहतरीन रहता है। ईशान किशन से आप उम्मीद कर सकते हैं कि शॉट सिलेक्शन थोड़ा गलत हो सकता है क्योंकि वो बेखौफ खेलते हैं जैसे तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव खेलते हैं। तो शुभमन गिल से ये उम्मीद नहीं थी, तो शुभमन गिल शॉट सिलेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम उनकी आई जो मुझे देखने को मिला। और पूरी वेस्टइंडीज के दौरे पे शुभमन गिल का बल्ला बहुत ज्यादा चला नहीं है, सिर्फ एक हाफ सेंचुरी रही है और बल्ला खामोशी रहा है। ईशान किशन का जरूर उन्होंने 3-4 से हाफ सेंचुरीज लगाई हैं लेकिन T20 में वो नहीं चले। दूसरी सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें से कई प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, तो उस लिहाज से भी आपको देखना होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ से शुभमन गिल को थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा और अच्छा करना होगा क्योंकि यहाँ से उन्हें एक आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा वर्ल्ड कप के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत की बॉलिंग की बात करें तो भारतीय बॉलिंग में जहां एक कमी नजर है वो ये कि पावर प्ले के दौरान भारतीय बॉलिंग उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही थी। पावर प्ले की बात करें तो जो मुझे दिख रहा था साफ साफ वो था 54 रन यानी कि 54 रन भारतीय टीम ने दिए। एक अगर देखिए आप 54 को कम मांगते अगर आंकते हैं तो आपको इस बात से अंदाजा लगाना हो कि पिच उस हिसाब से नहीं थी, यही नतीजा था कि भारतीय टीम हारी है। उस हिसाब से वेस्टइंडीज ने बैटिंग अच्छी की है पहले जब बैटिंग कर रही थी वो। निकोलस पुरन की बात करें, निकोलस पुरन ने 34 बॉल पे जो 51 रन बनाए हैं वो बहुत ही जबरदस्त थी। वो अमेरिका के जो मेजर क्रिकेट लीग खेल कर आ रहे थे तो उनके बारे में कहा ही जा रहा था कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। टेस्ट वो नहीं खेले थे, वनडे वो उस तरह से नहीं खेल पा रहे थे, तो नहीं खेल पाए थे, तो ये एक नतीजा था कि T20 में एकदम फ्रेश मूड से आए थे और T20 खेल कर आए थे, तो उसका साफ साफ असर दिख रहा था। पिछले 1-2 साल में उनका परफॉर्मेंस भी लाजवाब रहा है जब से कप्तानी का भार उनसे उतरा है। दूसरी सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट वो ये था कि बात करें अगर ब्रैंडन किंग की, तो ब्रैंडन किंग ने 19 बॉल पे 28 रन बनाए। मुझे लगता है कि ब्रैंडन किंग की जो बहुत ही छोटी पारी थी वो लास्ट में बहुत काम आई क्योंकि उतने ही अंतर से भारतीय टीम हारी है। जो 28 रन का अंतर था उसी 28-30 रन के अंतर से ही भारतीय टीम बना नहीं पा रही थी, खेल नहीं पा रही थी। तो ये बड़ा एक छोटे छोटे जो किस तरह से चीजें होती हैं वो काम आती हैं। वही दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि भारतीय पारी जब चल रही थी तो उसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नजर आई, वो ये कि तालमेल की कमी, दूसरा छोटे छोटे जो पारियां हैं उनको बिल्डअप नहीं कर पा रही थी टीम, और विकेट बहुत जल्दी गिरा रही थी। T20 में विकेट गिरने का मतलब है कि वो टीम का हारना तय है, आप विकेट मत गिराइए अपना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगी वो ये कि जेसन होल्डर की बॉलिंग भी देखिए। जेसन होल्डर ने 2 विकेट लिए कल और एक 19 रन दिए थे, लेकिन जिस तरह से कप्तान की जो पारी थी यानी कि वेस्टइंडीज ने, मैं वेस्टइंडीज के बारे में इसमें चर्चा ज्यादा कर रहा हूँ, वेस्टइंडीज की तरफ से अगर कप्तानी पारी की बात करें तो वो जो रोमेन पॉवेल थे उन्होंने 48 रन बनाए। अब रोमेन पॉवेल और कप्तान शाय होप को देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि दोनों ने कप्तानी पारी खेली, चाहे वनडे में शाय होप की बात करें चाहे T20 में बात करें अगर पॉवेल की, यानी कि वेस्टइंडीज के जो कप्तान है वो बहुत जिम्मेदारी से खेल रहे हैं। अगर तुलना करें भारतीय टीम के कप्तान के हार्दिक पटेल ने कल 19 रन बनाए थे। हालांकि हार्दिक पटेल से बहुत उम्मीदें हैं लेकिन कंपैरिजन अगर करेंगे तो ये स्थिति है। तो उन्हीं के 48 रन के बूते वेस्टइंडीज अच्छा स्कोर खड़ा कर सकी और निकोलस पुरन के 41 रन के। किसी ने हाफ सेंचुरी नहीं लगाई, ये भी एक इंपॉर्टेंट रहा कि कल के T20 में हाफ सेंचुरी नहीं लगी है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय ओपनर फेल रहे, ये एक बहुत बड़ी गलती जो मुझे नजर आई और बहुत बड़ी कमी नजर आई जिसके कारण भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। अंतिम में 37 रन चाहिए थे, 6 विकेट थे, उसके बाद भी नहीं बन पाए। उसके बाद इस सूर्य कुमार यादव नहीं चले। फिर एक इंपॉर्टेंट बात ये रही, अगर तिलक वर्मा की बात करें तो तिलक वर्मा एकमात्र बल्लेबाज था जिन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट से ऊपर बल्लेबाजी की। भारतीय किसी बल्लेबाज ने 100 के ऊपर से स्ट्राइक रेट से बैटिंग नहीं की। तिलक वर्मा की बात करें तो उन्होंने 177 के स्ट्राइक रेट से कल बल्लेबाजी की और कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था जिसने कि 100 से ऊपर भी ऐसा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, जबकि T20 में कम से कम 110-120 से ऊपर का स्ट्राइक रेट चाहिए होता है, तब जाके आप T20 के अच्छे बल्लेबाज कहलाते हैं और मैच के हिसाब से जरूरी बल्लेबाजी करते हैं।
सकते हैं। शुभमन गिल ने 3 रन बनाए, ईशान किशन ने 6 रन बनाए, तो ज्यादा योगदान उस तरह का था नहीं। अब एक अगर मैं थोड़ा तिलक वर्मा के बारे में ज्यादा चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि तिलक वर्मा ने 11 इनिंग में 42 यानी 43 के लगभग एवरेज से 164 के स्ट्राइक रेट से 343 रन बनाए थे मुंबई इंडियंस में जब जो 2023 में जो आईपीएल हुआ था। एक हाफ सेंचुरी लगाई थी, लेकिन उनकी पारियां बहुत यादगार पारियां थी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगी वो ये कि भारतीय टीम की जो बॉलिंग थी वो कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल तक ही सिमटी हुई नजर आई। कल उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं नजर आया। मुकेश कुमार का परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है कि उस लेवल पे चीजें नहीं नजर आ रही हैं जिस लेवल पे दिखनी चाहिए। उमरान मलिक उस तरह दिखे नहीं कल, तो शार्दुल ठाकुर भी नहीं दिखे। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 मैचेस में शार्दुल ठाकुर, उमरान मलिक दिखेंगे, और उमरान मलिक को अगर दिखते हैं तो उन्हें रन अपने रोकने की जरूरत है, बाकी सब ठीक है उनका। शार्दुल ठाकुर अगर रहे होते तो मुझे लगता है कि ऑलराउंडर परफॉर्मेंस अक्षर पटेल की जगह कुछ उनको दिखता और कुछ अच्छा करते वो। फिर खैर कोई बात नहीं, पहला मैच था तो उसके अलावा उम्मीदें थोड़ी ज्यादा बढ़ी हैं, लेकिन कुल मिला के भारतीय टीम का जो तालमेल की कमी के कारण कल का मैच हारे हैं, और उसके बाद छोटी छोटी पारियां बिल्डअप नहीं करना, बड़े प्लेयर्स का नहीं चलना, ये इंपॉर्टेंट था। नंबर 1 से लेकर नंबर 3 तक के प्लेयर का नहीं चलना। नंबर 1 शुभमन गिल, नंबर 2 ईशान किशन, 3 शुभमन गिल, 6 और सूर्य कुमार यादव 21 रन। तो ये फेलियर का कारण रहा। और हार्दिक पांड्या खुद भी बात करें तो उन्होंने भी 19 रन बनाए। बॉलिंग में कोई खास रहा नहीं। हार्दिक पांड्या ने भी 1 विकेट लिए हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दिया। ईशान किशन की विकेट कीपिंग को लेकर थोड़ा सा जजमेंट बहुत कमजोर रही है। जिस तरह से वो बार बार जब थर्ड अंपायर की बात होती है या फिर तो वहां पर वो वीक नजर आते हैं, उसका एक खामियाजा टीम को नजर आता है। और यही चीज मुंबई इंडियंस में भी दिखती थी जब वो होते थे। तो जजमेंट की प्रॉब्लम है, इससे उन्हें धोनी से सीखना चाहिए।